नमस्कार साथियों, मैं सुधीर छिंपा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। पिछले वीडियो में हमने देखा था आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में और आज के वीडियो में हम देखेंगे यूरोपियन शक्तियों का भारत में प्रवेश। आइए देखते हैं कि किस हिसाब से यूरोपियन जो कंपनियां थी वह धीरे धीरे भारत में प्रवेश करती गई और कैसे धीरे धीरे उनका पराभव होता गया। देखिए, भारतवर्ष जो है वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक समृद्धि के लिए अतीत काल से ही विश्वविख्यात रहा है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति ने यूरोप और एशिया के अनेक विद्वानों और यात्रियों को प्रभावित किया था। देखिए, ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं उन्होंने यूरोपियन के आगमन का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना और यहाँ एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करना कहा, परंतु अधिकतर यूरोपियन जो यात्री और व्यापारियों के आगमन का उद्देश्य था वह था धन की प्राप्ति, व्यापारिक समृद्धि और ईसाईयत का प्रचार करना, जो कालांतर में राजनीतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रूप में बदल गया था। आगे देखते हैं हम कि यह तो उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जो विद्वान थे और यात्रियों के द्वारा बताए गए जो वर्णन है, यहाँ तक कि साहित्यिक जो ग्रंथ थे उनके अध्ययन से भी यूरोपियन निवासियों में अतुल्य धन प्राप्ति के लिए भारत आगमन के प्रति ललक का पता चलता है। महान लेखक हैं शेक्सपियर, जिन्होंने भारत की भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा कहा था। वहीं जर्मन जो दार्शनिक थे हेगेल, उन्होंने भारत को मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि बताया था। देखिए, स्विस लेखक है लैंडस्टॉर्म, जिन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि यहाँ जाने के अनेक रास्ते एवं माध्यम है, पर उद्देश्य एक ही था कि चमत्कारिक देश भारत पहुँचना जो धन से लबालब भरा पड़ा है। देखिए, इन सारे तथ्यों से एक चीज़ का तो पता चलता है कि जितनी भी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई थी उनका केवल मात्र एक ही उद्देश्य था, धन की प्राप्ति करना। देखिए, इस दिशा के अंदर जो पहला कदम उठाया था वह था पुर्तगाल और स्पेन, इन लोगों ने पहला कदम उठाया था। देखिए, इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकार की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का महान युग आरंभ कर दिया था। देखिए, 1492 में स्पेन का जो कोलंबस है वह भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन उसका कंपास खराब हो जाने के कारण वह भारत की बजाय अमेरिका की खोज कर बैठा। देखिए, वर्ष 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा वो यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए निकला था। वह आशा अंतरिप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट, जो केरल में है, कालीकट केरल में है, वहाँ पर पहुँच गया था। यहाँ पहुँचने के बाद उसका खूब स्वागत हुआ। यहाँ का जो राजा था जिमोरिन, उसने उसका खूब स्वागत किया। वापस जाते समय वास्को डी गामा जो माल अपने साथ लेकर गया था, स्वदेश लौटने पर वह पूरी यात्रा की कीमत निकालने के बाद उसे 60 गुने दाम पर बेच करके पैसे कमा चुका था। देखिए, इन और ऐसे ही दूसरे जो समुद्री मार्गों की खोज थी, उन्होंने भारत और यूरोप के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात कर दिया था। आइए देखते हैं कि पुर्तगालियों का भारत पर आगमन जो है वो कैसे हुआ था। देखिए, 20 मई 1498 का जो दिन है वह भारत और यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कारण यह है कि वास्को डी गामा जो है वो अपने 4 जहाज़ों और 108 नाविकों के साथ कालीकट केरल में उतरा था। एडम स्मिथ जो हैं उन्होंने अमेरिका की खोज और आशा अंतरिप की ओर से भारत के मार्ग की खोज को मानवीय इतिहास की 2 महानतम और अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं बताया है। देखिए, नवीनतम जो खोज हुई है उसके अनुसार कहा जाता है कि वास्को डी गामा स्वयं अपने बलबूते पर भारत नहीं पहुंचा था, बल्कि वह मोजाम्बिक तक पहुंचने में सफल हुआ और मोजाम्बिक तक पहुंचने के बाद वह एक भारतीय व्यापारी के जहाज का पीछा करते करते कालीकट केरल तक पहुंच गया था। अतः भारत तक उसकी यात्रा जो है वो वास्को डी गामा की नवीन खोज नहीं माना जाता। एक प्रकार से उसने इस मार्ग का अनुकरण ही किया था। कुछ भी हो, पर कालीकट केरल पहुंचकर वहाँ के जो हिंदू राजा जिमोरिन थे उसने उसका स्वागत किया और आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन पुर्तगालियों ने इस स्वागत और सम्मान का अनुचित लाभ उठाया था। 1500 ईस्वी में पेड्रो
अल्वारेज काब्राल जो है वह 13 जहाज़ों के एक बड़े बेड़े के साथ सेना लेकर जिमोरिन को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। वह उसमें सफल नहीं हुआ तो 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और मालाबार के तट पर अधिकार करने के प्रयास करने लगा। इन सभी प्रयासों के बाद पुर्तगाल ने अल्मीडा नाम से एक अधिकारी को भेजा जो भारत के अंदर पुर्तगाली पहला गवर्नर था। 1509 में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने जो था उसे दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। विश्वासघात और पारस्परिक कूट का जो लाभ उठा करके उसने नवंबर 1510 के अंदर पुर्तगालियों ने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। पुर्तगालियों ने ईसाईयत का मनमाने ढंग से प्रचार किया और अपने व्यापार को बढ़ाया। पुर्तगालियों ने गोवा के अतिरिक्त दमन, दीव, सालसेट, बसीन, चोल, मुंबई, बंगाल में हुगली, चेन्नई का जो तट है वहाँ पर सान थोम जो है वह पुर्तगालियों के अधिकार में चले गए थे। देखिए 150 वर्षों तक सत्ता का उपभोग करने के उपरांत भारत में उनकी सत्ता का ह्रास होता चला गया और उनके पास अंत में केवल गोवा, दीव और दमन ही रह गए थे। आइए देखते हैं कि पुर्तगालियों की जो प्रारंभिक सफलता थी उसके क्या कारण थे। देखिए पुर्तगालियों की इस प्रारंभिक सफलता के विभिन्न कारण थे कि भारत में उस समय छोटे छोटे राज्यों में परस्पर झगड़े हो रहे थे जिसका लाभ पुर्तगालियों ने उठाया। पुर्तगाली शक्तिशाली मुगल बादशाह अथवा पर्शिया के शासक शाह इस्लाम के झगड़े में नहीं पड़े। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक पुर्तगाली गवर्नरों की योग्यता, उनकी नौसेना, तोपखाने आदि बहुत से कारण थे जिन्होंने उन्हें सफलता दिलवाई थी। अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों की असफलता के भारत में क्या क्या कारण रहे। भारत में पुर्तगालियों की सत्ता का जो ह्रास है उसके भी विभिन्न कारण रहे थे। देखिए 1580 में पुर्तगाली जो है स्पेन के साथ सम्मिलित होने से अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे थे। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, धर्म प्रचार और स्थानीय स्त्रियां थी जो विधवा थी, उनसे विवाह करने की जो नीति थी उसके कारण भी उनके अनेक शत्रु बन गए थे। पुर्तगाली बाद के समय में व्यापार के प्रति उदासीन हो गए और उन्होंने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था जिसके कारण उनकी आर्थिक शक्ति जो है वो समाप्त होने लगी और धीरे धीरे उनका पतन हो गया। आगे हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आए, तो वो थे डच। तो भारत में डचों का जो प्रवेश है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर के हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड जिन्हें डच भी कहा जाता है, उन्होंने अपना ध्यान जो है वो भारत की ओर केंद्रित किया। उनका पहला जो व्यापारिक बेड़ा था वह मलाया द्वीप समूह में आया और केप ऑफ गुड ऑफ होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कार्नेलियस ह्यूटमैन प्रथम डच नागरिक था। देखिए अन्य जो यूरोपीय देश हैं उनकी भांति भारत के अंदर व्यापार करने हेतु 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य भारत व अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करना था। देखिए शीघ्र ही डचों ने मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया था। आगे हम देखते हैं डचों ने पुर्तगालियों को मलक्का जो उन्होंने 1641 ईस्वी में और श्रीलंका 1658 में जो इनके तटीय भाग थे वहाँ से पुर्तगालियों को भगा दिया और दक्षिण भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था। डच ने भारत में सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम जिसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, चिनसुरा और पटना में अनेक व्यापारिक केंद्र बनाए थे। देखिए डचों ने शीघ्र ही भारत में सूती वस्त्र और कच्चा जो रेशम है उसके अलावा सोरा, अफीम, सूती वस्त्र के अलावा कच्चा रेशम, सोरा, अफीम, नील निर्यात करना प्रारंभ कर दिया, परंतु शीघ्र ही वे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की स्पर्धा का शिकार हो गए थे। डचों की जो कंपनियां हैं वह शीघ्र ही प्रभावहीन हो गई जिसका मुख्य कारण डच सरकार का कंपनी के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करना था।
सरकारी प्रभुत्व को ज़्यादा महत्व दिया गया और व्यापार को कम महत्व दिया गया। यह माना जाता है कि डचों की जो हार है उसका प्रमुख कारण ये था कि उनकी जो कंपनी थी वह एक सरकारी कंपनी थी। आगे हम देखते हैं डचों के बाद जो आए वो थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों का भारत में आगमन हम देखते हैं वो किस प्रकार से भारत में उनका प्रवेश हुआ। देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में 1599 ईस्वी में लंदन का जो लॉर्ड मेयर था उसकी अध्यक्षता में भारत के साथ सीधा व्यापार करने के लिए एक संस्था बनाने पर विचार हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शुरू की गई थी। देखिए, 30 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया। देखिए, प्रारंभ में कंपनी को साहसी लोगों की मंडली कहा जाता था, क्योंकि यह जो लोग थे यह लूटपाट करने में बहुत ही माहिर थे। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों का पहला जो जहाजी बेड़ा है वह 1608 ईस्वी में भारत आया तथा 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की, जो उनकी पहली व्यापारिक कोठी थी। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो है उसने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से जो उस समय तत्कालिक मुगल सम्राट थे जहांगीर, उनके दरबार में आए थे वो। और उस समय जो जहांगीर है वह अजमेर में थे। वह मेवाड़ के जो राजा थे उनसे संधि करने के लिए अजमेर में रुके हुए थे। तो अजमेर में जब उनका दरबार लग रहा था तो सर टॉमस रो ने वहाँ पर जहांगीर से मुलाकात की थी और वह 3 वर्षों तक यहाँ रहा। प्रारंभ में मुगल दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत अधिक था, इस कारण से अंग्रेज़ों को अपना प्रभाव जमाने में सफलता नहीं मिली, किंतु अंत में अंग्रेज जो है वो शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गए थे। और इसी दौर में अंग्रेज़ों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। देखिए, 1640 में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ किला बनवाया जिसे कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से इन्होंने एक सुदृढ़ किला बनवा लिया था। 1642 में बालासोर में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। आगे हम देखते हैं 1668 में कंपनी को बम्बई जो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर उनको उपलब्ध करवा दिया गया था। वह ब्रिटिश सम्राट जो है चार्ल्स द्वितीय, उनकी जो शादी हुई थी 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो राजकुमार थी ब्रेंग्रेजा कैथरीन, उसके साथ विवाह करने पर मुंबई जो है वह दहेज के रूप में अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। इसी प्रकार 1651 में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री जो है वह हुगली में और इसके बाद बंगाल, कलकत्ता और कासिम बाजार में अपनी नई कोठियाँ स्थापित कर ली थी। देखिए, 17वीं जो शताब्दी है उसके अंतिम दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी जो सौदागर हैं उन्होंने एक नई कंपनी स्थापित कर ली जिसका नाम न्यू कंपनी रखा गया था। इस नई कंपनी ने भी घूस एवं रिश्वत की नीति अपनाई और शीघ्र ही दोनों कंपनियों में स्वार्थ टकराए और उनमें आपस में झगड़ा होना प्रारंभ हो गया। अंत में 1702 ईस्वी में दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त कंपनी बनाकर अपना व्यापार तेजी से बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तथा स्थानीय राजाओं और नवाबों से भी संबंध स्थापित कर लिए थे। आगे हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में इस कंपनी ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से व्यापारिक अधिकारों का एक फरमान यानी अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था जिसे दस्तक कहा जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ही जो शक्तियां थी इन्होंने भारत में देशी राजाओं के पारस्परिक झगड़ों और उत्तराधिकारियों के मामले में हस्तक्षेप करके भूमि, धन एवं अन्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। देखिए, अंग्रेजों का डचों तथा फ्रांसीसियों से व्यापारिक संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेजों को सफलताएं प्राप्त हुई थी। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। हॉलैंड तथा पुर्तगाल के जो यूरोप के जो दुर्बल राष्ट्र थे
वे अंग्रेजों के आगे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए और जल्द ही वे हार करके भारत से चले गए। अंत में अंग्रेजों को केवल फ्रांसीसियों के साथ ही व्यापारिक स्पर्धा करनी पड़ी थी। देखिए, दक्षिण भारत के अंदर फैली राजनीतिक अव्यवस्था का परिणाम यह था कि जो दोनों राष्ट्र थे उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग उठी और अंत में उन दोनों के बीच में लगातार 7 वर्ष तक युद्ध हुआ, जिन्हें सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध जो है वह 3 युद्धों के दौरान हुए थे। और यूरोप के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, इन सप्तवर्षीय युद्धों के दौरान ये जहाँ भी थे आपस में लड़ लिए। आगे हम देखते हैं कि इतने लंबे चले संघर्ष के बाद अंत में फ्रांसीसियों का पराभव हुआ। वह अंग्रेजों के आगे टिक नहीं पाए और अंत में भारत में अंग्रेजों का जो है वो निर्णायक सफलता उनको मिली और धीरे धीरे अंग्रेजों का भारतीय व्यापार भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के ऊपर अधिकार अपना हो गया था। केवल व्यापार को ही नहीं, भारत के जो अन्य क्षेत्र थे उन पर भी अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बनाना स्थापित कर दिया था। आगे हम देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। देखिए, फ्रांसीसियों का जो आगमन है वह भारत में सबसे बाद में हुआ था। यूरोपीय कंपनियों का जो आने का क्रम है उसमें सबसे अंत में जो आए वह थे फ्रांसीसी। देखिए, लुई 14 जो था उसके शासनकाल में उसका मंत्री जो था कॉलबर्ट, उसने 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करना था। फ्रेंच सरकार को मजबूत फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना और चंद्रनगर बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार कर पूंजी एकत्रित कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। देखिए, वो मेडागास्कर में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं। यद्यपि भारत के अंदर सबसे बाद में फ्रांसीसी आए, किंतु यहाँ की जो राजनीतिक षड्यंत्र थे उनके अंदर सबसे पहले भाग लेने वाली जो यूरोपियन शक्ति थी वह थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मसूलीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा था। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। दोनों शक्तियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस की संधि के साथ ही 70 वर्षीय जो युद्ध है वह समाप्त हो गया और इसी के साथ भारत में सदा के लिए फ्रांसीसी शक्ति का प्रभुत्व भी समाप्त हो गया था। अंग्रेजों की शक्ति में लगातार वृद्धि होती गई और धीरे धीरे भारत में अंग्रेज जो है वह एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में रह गए, जिन्होंने भारत पर अनेक वर्षों तक शासन किया था। देखिए, यहाँ तक हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय जो कंपनियाँ थी उनका आगमन हुआ, कैसे उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाया और कैसे उनका पराभव होता चला गया। आइए अब भारत का जो एक मैप है उसमें हम देख लेते हैं कि यूरोपीय जो कंपनियाँ थी उनके व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित थे। देखिए, अगर पूर्व में हम देखें तो कासिम बाजार, चिनसूरा, फोर्ट विलियम, हुगली, चंद्रनगर, पटना यहाँ तक, फिर विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये मद्रास के साइड में जो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो अपना किला बनाया था वह, पांडिचेरी, कालीकट, कोचीन, गोवा, मुंबई, दीव दमन, बड़ौदा, सूरत, दमन, ये वो क्षेत्र थे, यह व्यापारिक वह क्षेत्र थे जहाँ पर यूरोपीय कंपनियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी यह व्यापारिक केंद्र हैं वह सारे समुद्र से जुड़े हुए हैं और सारे के सारे जो हैं वह बंदरगाह नगर थे। देखिए, आज की वीडियो में हमने देखा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां जो है वो धीरे धीरे भारत में आई और कैसे उनका धीरे धीरे पराभव होता चला गया और किस प्रकार से अंग्रेजों ने सारी यूरोपीय कंपनियों को हटा करके भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाया और अपना जो उपनिवेशिक व्यापार है उसको लगातार भारत में कैसे वह फैलाते चले गए थे। इस संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे जो कॉलिंग नंबर है उस पर आप कॉल करके इस संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।